चलो अपना टॉपिक है आज संरचनात्मक मुद्दे। यानी कि हमारे भारत में जाति क्या है, वर्ग क्या है और लिंग की असमानता क्या है, यानी कि इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट। कि कास्ट के नाम पर भिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं, क्यों उनमें असमानताएं हैं, क्लास क्या है और जेंडर क्या है, यानी कि किस किस वर्ग में वो आते हैं काम के हिसाब से, और जेंडर है महिलाओं और पुरुषों की असमानता क्या है। समाज शास्त्र में संरचनात्मक मुद्दों के संदर्भ में सामाजिक असमानता के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। कि जब हम समाज शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना ये होती है कि जैसे हम किसी चीज का निर्माण करते हैं, कि आपने अपने घर का निर्माण किया है तो उसमें आपने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही जब हम एक समाज का निर्माण करते हैं, उसकी संरचना करते हैं, तो उसमें असमानता पाई जाती है। तो उस सामाजिक असमानता का अध्ययन करना जरूरी है। अगर हम समाज के लिए असमानता का अध्ययन नहीं करेंगे तो वो समाज अच्छे रूप से काम नहीं कर पाएगा। भारत में समाज शास्त्र के विकास में सामाजिक असमानता के अध्ययन का काफी योगदान भी रहा है। आंद्रे बेतई नाम के समाज शास्त्री हुए, उन्होंने क्या बताया है कि समकालीन भारत की समस्याओं में रुचि रखने वाले विद्वानों ने सामाजिक असमानता के अध्ययन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। समकालीन यानी कि अपने ही समय के अलग अलग जो समाज शास्त्री हुए हैं, उन सभी समाज शास्त्री ने एक ही समय में भारत में जो सामाजिक समस्याएं थी उनकी स्टडी की और ये देखा कि असमानता क्यों है, उनके क्या क्या कारण है। तो उन सब में उन्होंने अपना अपना योगदान निभाया। क्योंकि हम कठोर संस्थात्मक समाज में एक समतावादी समाज की ओर बढ़ रहे हैं, सामाजिक असमानता का अध्ययन एक संरचनात्मक यथार्थता के रूप में किया जाता है। भारत में सामाजिक असमानता वैसे तो अनेक क्षेत्रों में देखी जाती रही है, लेकिन जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर सामाजिक असमानता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी कि हर वर्ग में, हर क्लास में, हर एरिया में असमानता पाई जाती है, लेकिन मेनली जो सभी जगह का मुद्दे रहते हैं वो क्या रहते हैं, जाति के आधार पर असमानता पाई जाती है, वर्ग के आधार पर पाई जाती है और लिंग के आधार पर असमानता पाई जाती है। तो जाति आधारित सामाजिक असमानता क्या है, यानी कि हमारे समाज में जातियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट जातियां हैं, उनमें असमानता का मुख्य कारण क्या है। भारत में सामाजिक स्त्रीकरण यानी कि स्तर बना रखे हैं, ऊंची जात, नीची जात और फिर बिल्कुल नीची जात, एक मध्यम जाति, ऐसे ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बना रखा है और उसके बेस पर ही जातियों का निर्धारण किया जाता है। तथा जाति घनिष्ठ रूप से वर्ग और शक्ति से संबंधित नहीं रही है। यानी कि जो जाति जितनी बड़ी है, जिसके पास जितना पैसा है, जिसका समाज पर एक प्रभुत्व है, वो जाति बड़े वर्ग की कहलाई जाती है, उसके पास पावर भी होती है। उच्च जातियां केवल संस्कारात्मक दृष्टि से ही उच्च नहीं होती, परंतु आर्थिक दृष्टि से भी उच्च होती थी। शक्ति की दृष्टि से भी उनका स्थान सर्वोच्च पाया जाता था। जैसे आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं कि जहां पर एक समुदाय की एक जाति के पास अगर पैसा है, उसके पास पावर है, और वो क्या करती है, अपने उस पावर से, अपने उस पैसे से दूसरे लोगों को दबा कर रखती है, तो उनका स्थान एक ऊंचा स्थान हो जाता है। यद्यपि आज जाति के इस पहलू में परिवर्तन हो रहा है, तथापि भारत में पाई जाने वाली असमानताओं में जाति का अध्ययन प्रमुख है। कि भारत में जो भी असमानता पाई जाती है वहां पर क्या है, जातियां मेन रूप से एक रोल प्ले करती हैं। पीसी चटर्जी के अनुसार जातिगत असमानता के संदर्भ में भारत में आरक्षण की नैतिक समस्या आज भी चर्चा का विषय है। जैसे भारत में संविधान बनाया गया है और उस संविधान में अलग अलग जातियों, जैसे एससी जाति है, एसटी जाति है या फिर अल्पसंख्यक है, उन सब के लिए एक आरक्षण बना रखा है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले, हमारे भारत में हरियाणा में जो एक जाटों की जाति है, उन्होंने क्या किया था, आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। क्योंकि हर जाति चाहती है कि उनको आरक्षण मिले। तो वो आरक्षण क्या थी, एक नैतिक समस्या हर जाति के लिए, क्योंकि हर जाति ये चाहती है कि हमारा जो भारत है या फिर हमारा जो प्रदेश है
वहां पर हमारे जातियों के लोग उच्च आसीन पद पर हो और हमारा वो काम करें। यहाँ हम हिंदू जाति व्यवस्था के आधार पर समाज या सामाजिक असमानता, देखो भारत में हिंदू रहते हैं और हिंदू जाति में भी अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, तो उनको स्पष्ट करने के लिए जाति के अर्थ को, उसकी परिभाषा को, उसकी विशेषताओं को, सामाजिक अस्पृश्यता को, अनुसूचित जातियों को, उनकी निर्योग्यताओं को, यानी कि उनकी डिसेबिलिटीज क्या हैं, और जातिवाद की विवेचना करेंगे। यानी कि हिंदू व्यवस्था को पूरा समझने के लिए हमें क्या करना है कि हिंदू धर्म में कौन कौन सी जातियां हैं, उनको हम कैसे परिभाषित करेंगे, सामाजिक अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की समस्या, अनुसूचित जातियां जिनको भी पूरी जाति का दर्जा नहीं दिया गया है, उनमें क्या क्या डिसेबिलिटीज पाई जाती हैं, कंप्लीट स्टडी करेंगे हम यहाँ इनकी। जो कास्ट शब्द है अंग्रेजी के पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रजाति, जन्म या भेद होता है, यानी कि एक ही जाति जिसमें उन लोगों का जन्म होता है और अपनी जाति के आधार पर ही उनके विवाह भी निर्धारित किए जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये स्पेसिफिक जाति का है तो वह व्यक्ति उसी जाति में विवाह करेगा, दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता। इस अर्थ में जाति व्यवस्था प्रजातीय या जन्मजात भेद के आधार पर एक व्यवस्था है, यानी कि एक ही जाति में जो लोग जन्म लेते हैं वो सजातीय कहलाते हैं। जैसे हर्बर्ट रिजले ने क्या बताया है, जाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका कि एक सामान्य नाम है। देखो जातियों से परिवार बनते हैं, परिवारों से समूह बनते हैं, और जो ये समूह है एक जाति के परिवार एक जगह के आसपास पाए जाते हैं, फिर उनका एरिया कवर होने के बाद फिर जो दूसरे जाति के लोग हैं उनके परिवार पाए जाते हैं, उनका समूह पाया जाता है, जिनका कि एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज मानव का देवता से एक सामान्य वंश परंपरा या उत्पत्ति का दावा करते हैं कि वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पूर्वज तो इस जाति के थे, हम भी इस जाति के ही हैं, हमारे देवी शक्तियां अलग हैं, हमारे देवता अलग हैं, हमारी वंश परंपरा ऐसे ही चली आ रही है, तो वे क्या करते हैं कि हम इस जाति में उत्पन्न हुए हैं। एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल देते हैं और एक सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं, जो अपना ऐसा मत व्यक्त करने के लिए योग्य होते हैं। देखो एक जो जाति है वो क्या करेगी, उस जाति के लोग एक जैसा ही काम करेंगे। अगर कोई कृषि कर रहा है तो वो कृषि ही करेंगे, अगर कोई व्यापारी है तो वे व्यापार ही करेंगे, अगर कोई किसी और जगह काम कर रहा है तो वो वही काम करेंगे। सजातीय होते हैं कि एक ही जाति के एक बड़ा समूह। ब्लंट ने बताया है एक जाति एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूह का संकलन है। यहाँ पर ब्लंट ये कहना चाहते हैं कि जब एक व्यक्ति ने एक जाति में जन्म ले लिया है तो उसका विवाह भी उसी जाति के लोगों से ही होगा, वह अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकता, जिसका एक सामान्य नाम है, जिसके सदस्य वंशानुगत कहलाती है। यह एक सामान्य परंपरागत पेशे को करती है या एक सामान्य उत्पत्ति का दावा करती है और सामान्यतः एक समरूप समुदाय को बनाने वाली समझ जाती है। अब देखो जो हमारे समाज में परंपरा चली हुई है कि अगर हम जिस जाति के हैं हमें उसी जाति के परिवार में ही हमारी बेटी का या हमारे बेटे का विवाह करना है, वो परंपरा आज भी बनी हुई है। तो ये क्या है, हमारी जाति हमें क्या करती है, अंतर्विवाही समूह के लिए प्रेरित करती है कि मेरा वंश इस जाति का है, मेरे वंश की जो परंपरागत जो पेशा है जिससे हमारी जीविका उपार्जन होती है उसी को पालन करते हैं और उसी के अंदर ही अपने परिवार को बढ़ाते और वंश को आगे बढ़ाते हैं। केतकर ने बोला जाति एक सामाजिक समूह है कि जाति क्या है, जातियों से ही सामाजिक समूह बने हैं, परिवार बने हैं, समाज बने हैं, जिसकी दो विशेषताएं बताई हैं। पहली है जाति के सदस्यता उन व्यक्तियों तक सीमित है जो कि उस जाति विशेष के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं। यानी कि जो हमारी स्पेसिफिक जाति है, आप लोगों को पता है कि आपकी जातियां क्या हैं, तो आपके परिवार में जो जो व्यक्ति पैदा होते हैं तो क्या वे उसी जाति तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि हमारी एक विशेष जाति है और उनसे जो आगे संतानें उत्पन्न होती हैं वो भी उस जाति की ही कहलाती हैं। दूसरा है जिसके सदस्य एक अविच्छिन्न सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं।
दूसरी विशेषता क्या है कि जो व्यक्ति जिस जाति का है उसको उसी जाति में ही विवाह करना है। अगर वो दूसरी जाति में विवाह करता है तो उसको क्या करते हैं, समाज के नियम से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जाति लोगों के लिए नियम भी बनाती है कि आपको अपनी ही जाति के लोगों से विवाह करना है और अपने परिवार के वंश को आगे बढ़ाना है। बोगल ने क्या बोला है, एक समाज जाति प्रणाली से प्रभावित होता है। कि देखो समाज क्या है, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदाय रहते हैं, वो समुदाय विभिन्न विभिन्न जातियों के होते हैं, तो पूरी जातीय प्रणाली से एक समाज प्रभावित होता है। यदि वह समाज परस्पर विरोधी अनेक समूह में बटा हुआ हो, जो वंशानुगत रूप से विशेषीकृत हो और जो संस्तरण के आधार पर श्रेणीबद्ध है। यदि सिद्धांत प्रणाली नए नए सदस्यों को स्वीकार करती है और नए ही रक्त सम्मिश्रण और पेशों में परिवर्तन करती है। यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जाति से बाहर किसी से विवाह किया है, अपने वंश को बढ़ाया है, तो वो उनको स्वीकार नहीं करती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति मुख्यतः जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशा, सामाजिक सहवासों के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। तो हमने अभी इसकी डेफिनेशंस पढ़ी है और इसकी विशेषताओं को पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स क्या हैं आपके कास्ट सिस्टम के, कि कास्ट सिस्टम में क्या काम किया जाता है। जैसे डॉक्टर घुरिये ने क्या बोला है, जाति व्यवस्था के संरचनात्मक और संस्था दोनों पक्ष होते हैं, कि संरचना भी इनकी होती है और इनकी संस्था भी होती है। तो इन दोनों बेसों पर क्या किया जाता है, इनकी विशेषताओं को डिफाइन किया गया है। जैसे समाज का खंडनात्मक विभाजन, कि सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, के सोसाइटी को कैसे अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। भारतीय जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और खंड के सदस्यों की परिस्थिति, पद, स्थान और कार्य भी सुनिश्चित है, कि ये वैश्य समाज है, ये शूद्र समाज है, ये ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण ये वाले काम करेगा, शूद्र ये काम करेगा, क्षत्रिय ये काम करेगा। तो हिंदू समाज ने लोगों को जातियों के आधार पर बांटा हुआ है और उन जातियों के आधार पर ही सदस्य क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। डॉक्टर घुरिये के अनुसार इस प्रकार खंड विभाजन का तात्पर्य जाति व्यवस्था द्वारा आबद्ध समाज में सामुदायिक भावना सीमित होना है और यह समग्र समुदाय के प्रति न होकर केवल एक जाति के सदस्य के प्रति नैतिक कर्तव्य बोध है। वे इन नैतिक नियमों के द्वारा अपने पद और कार्य पर दृढ़ रहते हैं और यदि कोई इनको तोड़ता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है और कभी कभी उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी अर्थ में एक जाति के सदस्यों में सामुदायिक भावना सीमित होती है। यहाँ पर यह बताया है कि जो हमारा हिंदू समाज है वहां पर लोगों को जातियों के आधार पर बांट दिया गया और जातियों के आधार पर उनको काम भी दिए गए हैं और उन लोगों को अपने जातियों के आधार पर ही काम करने हैं, उन्हीं नियमों की पालना करनी है। अगर वो नियम को तोड़ता है तो उसको जुर्माना लगाया जाता है, उस जाति से बेदखल कर दिया जाता है। दूसरा है संस्तरण। संस्तरण होता है कि यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप एक श्रृंखला बना दी जाती है। जाति व्यवस्था निर्धारित विभिन्न खंडों में ऊंच नीच का एक संस्तरण या उतार चढ़ाव होता है, यानी कि कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची है, इस तरीके का संस्तरण पाया जाता है। इसमें परंपराओं के अनुसार प्रत्येक जाति का स्थान जन्म आधारित होता है। इस संस्तरण में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्थिति होती है। ब्राह्मण को श्रेष्ठ जाति बताया गया है। इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्थान निम्न पाया जाता है। यानी कि एक संस्तरण क्या है, सबसे ऊपर ब्राह्मण जाति, फिर क्षत्रिय जाति, फिर वैश्य और फिर शूद्र। यानी कि हिंदू धर्म ने ये 4 जातियां बताई थी। यह संस्तरण मुख्यतः जन्म पर आधारित होने के कारण बहुत कुछ स्थिर व दृढ़ है और इसी कारण साधारणतः इस संस्तरण में ऊंचे स्तर पर उठना असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य ही है। धन, प्रतिष्ठा, सत्ता, अपचरिता के आधार पर नीचे की जाति के सदस्य ऊपर की जाति में जा सकते हैं। वास्तव में सबसे ऊपर की स्थिति वाले ब्राह्मण तथा सबसे नीचे की स्थिति वाले शूद्र जाति के बीच में जो अनेक जातियां हैं, जातीय संस्तरण में उनकी वास्तविक श्रेणी की समस्या गंभीर बनी हुई है। यानी कि जो एक जाति का स्तर बना दिया गया कि सबसे ऊंची हमारी ब्राह्मण जाति है और सबसे नीची क्या हमारी अछूत जाति है, तो इनमें जो कनेक्शन होता है उसकी एक समस्या बनी हुई है। भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, कि जाति व्यवस्था के निषेधात्मक नियमों से भोजन संबंधी प्रतिबंध उल्लेखनीय है। यानी कि प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के हाथ का बना भोजन खाने की आज्ञा नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण जाति में भोजन खाएगा, शूद्र शूद्र जाति में भोजन खाएगा, वैश्य वैश्य में ही खाएगा।
जातीय नियमों से यह स्पष्ट होता है कि एक जाति के विभिन्न सदस्य किन जातियों के सदस्यों के साथ हाथ अपना खाना खा सकते हैं और किन जातियों के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। ब्राह्मणों के हाथ का बना भोजन दूसरी सभी जातियों के सदस्य खा सकते हैं। सबसे अधिक प्रतिबंध अछूतों के हाथ से बने भोजन पर है। यानी कि जो 3 जातियां हैं वो आपस में खाना खा सकती, लेकिन जो सबसे नीचे जाति है वो खाना नहीं खा सकती। विभिन्न जातियों की सामाजिक और धार्मिक नियोग्यताएं और विशेष अधिकार। ये डिफरेंट जो जातियां हैं उनके सामाजिक क्या कार्य हैं, उनके धार्मिक कार्य क्या है, उनके अधिकार क्या है। जाति व्यवस्था की एक अन्य विशेषता छुआछूत के आधार पर विभिन्न जातियों को सामाजिक और धार्मिक नियोग्यता का विशेष अधिकार प्रदान करना है। इस संबंध में सबसे अधिक विशेष अधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त है। सबसे अधिक नियोग्यताएं अछूतों के लिए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा अधिकार ब्राह्मणों को दिए गए हैं और जिनसे अधिकार छीन लिए गए वो है अछूत। दक्षिण भारत में अछूतों की व्यवस्था वास्तव में निंदनीय है। यानी कि दक्षिणी का जो भारत का एरिया है वहां पर जो अछूत लोग रहते हैं उनकी दशा बहुत दयनीय है। वे उच्च जाति के लोगों को छूना तो दूर रहा, उनको अपनी शक्ल भी दिखा नहीं सकते। देखो यहाँ इतनी जितनी प्रॉब्लम है कि जो अछूत जाति के लोग हैं वो अपने जो फेस को कवर करके रखते हैं कि ताकि जो उस जाति के लोग हैं उनको हमारा फेस दिखाई ना दे। टावनकोर, पूना आदि स्थानों में अनेक सड़कों पर अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं है। तो ये भी तो अधिकार छीना गया है इन लोगों से कि पूना में है, टावनकोर में है कि सड़कों पर तक चलने का अधिकार नहीं है अछूत जाति को। उसी प्रकार उनको न तो मंदिरों में प्रवेश का अधिकार था, न स्कूलों में पढ़ने का अधिकार था और न ही उन कुओं तालाबों से पानी भरने का जिनको कि उन जाति के लोग व्यवहार में लाते थे। देखो कितनी बड़ी समस्या यह बताई गई है कि जो अछूत है उन लोगों को सड़कों पर चलने की आज्ञा नहीं है। वे उन मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते जहां पर ऊंची जाति के लोग प्रवेश करते हैं। उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। वे कुओं तालाबों से पानी तक नहीं भर सकते जहां पर ऊंची जाति के लोग अपना काम चलाते हैं। गांव में तो इस प्रकार के प्रतिबंध और भी कठोर होते हैं। अछूतों को किसी प्रकार का सामाजिक तथा धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं होता और इन लोगों को गांव से दूर बाहर बस्तियों में रहना पड़ता है। फिर बताया कि पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। पेशे होते हैं कि वो जाति कौन से काम करती है, किस तरीके से अपने काम को हैंडल करती है। प्रत्येक जाति कुछ पेशों को अपनाकर परंपरागत पेशा मानती है और उसे छोड़ना उचित नहीं समझती। इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित के काम को और चमार जूते बनाने के काम को ही करना ठीक समझते हैं कि हमारे हिंदू समाज ने जो हमें जातियां दी हैं, जातियों के आधार पर हमारे काम को बांटा है, तो वे लोग उसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे ब्राह्मण सिर्फ पाठ पूजा धर्म कर्म की ही काम करेंगे और चमार क्या है जूतों को ठीक करने का ही काम करेंगे। साधारणतः ऐसा ही होता है और जाति व्यवस्था का नियम भी यही है। साथ ही साथ केवल जातियों का ही नहीं बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले पेशों में भी ऊंच नीच का संस्करण है। मलमूत्र सबसे अधिक अपवित्र है। इसी प्रकार चमड़े का काम और गंदे कपड़े धोने का काम तो अलग अलग श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा ही होता है। विवाह संबंधी प्रतिबंध कि विवाह के बारे में भी प्रतिबंध लगाया गया है कि जो जातियां हैं वो अपने अंदर ही विवाह करेंगी। प्रत्येक जाति में विवाह संबंधी अनेक प्रतिबंध होते हैं। जैसे अंतर विवाह का नियम सबसे प्रमुख है। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जाति अनेक उपजाति में विभाजित है और प्रत्येक जाति अंतर्विवाही समूह होते हैं तथा अपनी उपजाति से विवाह संबंध स्थापित करने की आज्ञा नहीं है। जैसे ब्राह्मण जाति में ही विवाह करेंगे, शूद्र जाति में विवाह करेंगे, वैश्य जाति में विवाह करेंगे। वेस्टर्न मार्ग जाति व्यवस्था की एक विशेषता से इतने अधिक प्रभावित हुए हैं कि आपने अंतर विवाह को जाति व्यवस्था का सार तत्व मान लिया है। यानी कि वेस्टर्न मार्ग ने क्या बताया है कि जाति व्यवस्था का सार तत्व भी क्या है, अंतर विवाह की। अंतर विवाह के कारण ही जाति व्यवस्था पाई जाती है। भौगोलिक और भाषा संबंधी क्षेत्र में भिन्नता के साथ साथ अंतर विवाह के नियम भी कठोर हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में विभिन्न भाषी प्रदेशों में भी अंतर विवाह के नियमों के अनुसार ही विवाह किया जाता है। यानी कि डिफरेंट जो भी जातियां हैं, जो भी समाज है, उसमें उसी जाति के लोगों का आपस में विवाह होता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न भाषी प्रदेशों में भी अंतर विवाह के नियमों के अनुसार ही विवाह किया जाता है। यद्यपि ये एक ही जाति के होते हैं। उदाहरण स्वरूप
एक बंगाली ब्राह्मण और एक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण वैवाहिक संबंध नहीं होता। यानी कि बंगाल के ब्राह्मण तो बंगाल के ब्राह्मण में ही विवाह करेंगे और उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में ही विवाह करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं।